हेलो एवरीवन, मैं शहजाद अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। और आज हमारी इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 101 और ये सेक्शन में हम करेंगे ट्रू एंड फॉल्स टाइप क्वेश्चन। जी हाँ, 82 से लेकर 101 तक ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर सारे क्वेश्चन पूरे कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जी हाँ, ट्रू के लिए मैं टी और फॉल्स के लिए सिर्फ एफ लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन आपका है 82। इसमें कहता है कि अ मैट्रिक्स डिनोट्स अ नंबर। तो एक्चुअली ये स्टेटमेंट जो है वो डिटर्मिनेंट के लिए होती है ट्रू है, मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं होते, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और इसका हम एरे ऑफ नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट अ नंबर, तो इट इज़ अ फॉल्स, दैट इज़ एफ। क्वेश्चन नंबर 83, अ मैट्रिसेस ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एडेड। तो हम जब ऐड करते हैं तो बहुत बेसिक होता है कि हम सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को ही ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये इसके लिए जो है एडिशन के लिए ये ट्रू नहीं है, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी एडेड हो सकती हैं, तो दिस इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये बात अधूरी है, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स तो होने ही चाहिए, यानी ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए, लेकिन ये बात कंप्लीट नहीं है। इसके साथ साथ उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए, तभी दो मैट्रिसेस इक्वल कहलाती हैं। ठीक हाँ, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। तो स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट है 85, मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस को ना तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ना ही हम ऐड कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है। इसमें लिखा है कैन नॉट, ठीक है, तो ये ध्यान रखें, कैन नॉट कभी कभी नहीं पढ़ते हैं और इसको हम ट्रू फॉल्स कर देते हैं। ये एक्चुअली ट्रू है, कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट इज 86, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है, एडिशन की बात हो रही है, यानी अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेज हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए, यानी इस तरह से लिखा जा सकता है वो ए प्लस बी को हम एसोसिएट कर सी से ऐड कर दें, या हम ए को बी प्लस सी में ऐड कर दें, तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि ए प्लस बी, अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें, ए को बी में और बी को ए में, तो क्या हम लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी ए प्लस बी का आंसर और बी प्लस ए का आंसर सेम ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट जो होगी वो क्या होगी, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 87, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल आपको पक्का होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज। मैं ऑलवेज की बात कर रहा हूँ। इन सम केसेस, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ ए बी इज इक्वल टू बी ए बराबर होता है, तो जब 100% कोई स्टेटमेंट ट्रू हो तभी हम उसको टिक करेंगे। तो इज़ नॉट कम्यूटेटिव, वो एंटी कम्यूटेटिव होती है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगी आपकी फॉल्स होगी, यानी ए बी इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है ना, या ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर भी होता है। तो अगर हम 100% श्योर होंगे तभी हम स्टेटमेंट को ट्रू कहेंगे। तो अभी ये स्टेटमेंट जो होगी आपकी फॉल्स होगी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर एवरी एलिमेंट इज यूनिटी इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये तो हम जानते हैं, बहुत सिंपल है ये भी, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स का 1 होना जरूरी है और बाकी एलिमेंट्स का नॉन जीरो होना जरूरी है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स यूनिटी नहीं होंगे, है ना, एवरी एलिमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें डायगनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, तभी हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। 89, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी प्लस बी ए। बिल्कुल करेक्ट बात, यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि कम्यूटेटिव होती है, एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है, यानी ये जो होगा आपका ट्रू स्टेटमेंट होगी।
ओके, नाउ इफ़ ए एंड बी आर ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, तो उसको सब्ट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, है ना, लेकिन ए माइनस बी को बी माइनस ए नहीं लिख सकते, यानी जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। यहाँ हम ए को बी से रिप्लेस कर कर नहीं लिख सकते। ए प्लस बी प्लस ए तो लिख सकते हैं, लेकिन ए माइनस बी माइनस ए नहीं लिख सकते, इसलिए इसके अंदर जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, एडिशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो ऐसा नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये जो होगा वो फॉल्स होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी आपको वीडियो में करा चुका हूँ। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है तब A 0 है या B 0 है या दोनों 0 है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि A B दोनों ही नॉन ज़ीरो हो, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर 0 आ जाए। उसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए A इस तरह से आप उसके एक रो 0 कर दें और एक B ले लें, उसका एक आप कॉलम 0 कर दें, तो वो दोनों नॉन ज़ीरो होंगे, लेकिन जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो कैसी होगी, दैट स्टेटमेंट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92, ट्रांसपोज ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। जब ट्रांसपोज कर दोगे तो कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बन जाती है। This statement is again false. Now 93, if A and B are two square matrices of the same order, then AB is equal to BA. Not always, हमेशा हम नहीं लिख सकते ऐसा, है ना। AB BA के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इन जनरल कब होता है, जब वो 100% ट्रू होता है तभी हम कहते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी होगी फॉल्स। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। ओके, चलिए नाउ 94, इफ़ ईच ऑफ द थ्री मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर आर सिमेट्रिक, है ना, तीन मैट्रिसेस हैं, तीनों की तीनों आपकी सिमेट्रिक हैं, देन देयर सम इज असिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अगर ऐसा है तो वो तीनों की तीनों जो मैट्रिक्स होंगे उसका सम जो होगा वो भी सिमेट्रिक होगा। चलिए बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है। तो नेक्स्ट पेज पर पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, इसमें लिखा है आपको कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, है ना, देन ए बी का ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। एक्चुअली जो आपका रूल होता है वो तो रिवर्स हो जाता है इसका ऑर्डर, यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है वो, है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसी होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो इसको हमें लिख सकते हैं दिस इज फॉल्स। एक्चुअली ये केस कब पॉसिबल होता है, अगर हम थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा बताएं तो ये होता है अगर कम्यूटेटिव होती हैं आपकी मैट्रिसेस, यानी ए बी को अगर आप बी ए लिख सकते हो तब ऐसा रूल आप बना सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि ए बी का ट्रांसपोज को हम लिखते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, वेयर ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर मैट्रिसेस, जहाँ ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं हैं, देन नंबर, देखिए अब देखिए जो स्टेटमेंट है पहली, द नंबर ऑफ रोज, द नंबर, पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो क्या ये सही है या गलत? ठीक है, इसको आप दोबारा पढ़ सकते हैं कि अगर ये केस है तो नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, और दूसरी बात ये कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। तो ये बात सही है नहीं है, तो मैं आपको इसके लिए इस क्वेश्चन को कर कर दिखाता हूँ। पहले देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ए बी का ट्रांसपोज को हम लिखते हैं ऐसे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ए बी का डिफाइन होना भी ज़रूरी है और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का डिफाइन होना भी ज़रूरी है। तो इन दोनों कंडीशन को लगाते हैं यहाँ पर। अगर हम मान लेते हैं कि ए का ऑर्डर है m बाई n और बी का ऑर्डर है p बाई q, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तभी डिफाइन होगा जब ये नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज़ बराबर होंगे। यानी अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ऑर्डर आएगा ओवरऑल मैट्रिक्स का वो क्या आएगा, m बाई क्यू, ये हम जानते हैं। ठीक है, m बाई क्यू हो गया, लेकिन इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये n जो है और ये जो p है ये दोनों बराबर होने जरूरी है, यानी n शुड बी इक्वल टू p। अब n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन a एंड p इज़ द नंबर ऑफ रोज इन b, तो इसका बराबर होना जरूरी है। ठीक है, यानी हमारे पास अगर ए बी का ऑर्डर है m बाई क्यू, तो ए बी ट्रांसपोज का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, q बाई m हो जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन हमारी यहाँ पर आएगी, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का डिफाइन होना भी ज़रूरी है, और ये तभी डिफाइन होगा जब इसका जो p है वो इसके q के बराबर हो। ठीक है, तो यानी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे हम तो हो जाएगा q बाई m, तो ये q बाई m हो गया। लेकिन यहाँ मैंने बताया कि p को n के बराबर, यानी p को n के बराबर होना जरूरी है।
ठीक। तो दोनों का जो ऑर्डर होगा वो क्यू बाई एम ही आएगा, तो होना भी चाहिए दोनों, क्योंकि बराबर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर सेम आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ कंडीशन निकल कर यहाँ पर ये आई कि ये दोनों एक ही बात है ना, n इज इक्वल टू पी या p इज इक्वल टू एन, तो ये 100% बात ट्रू है। कहने का मतलब ये है कि n जो है, मैंने जैसे बताया n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं a के, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन a शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन p, तो ये 100% ट्रू बात है। अब हमारे पास जो कंडीशन थी कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम आया, बिल्कुल सेम आया, यानी q इज इक्वल टू एम, यहाँ भी क्यू बाई एम बराबर है। क्यू बाई एम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी क्यू जो है एम के बराबर हो भी सकता है और क्यू एम के बराबर ना हो, ठीक है, दोनों ही हो सकता है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज, ये जो है ये कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं होगी कि क्यू हमेशा एम के बराबर हो सकता है वो क्यू एम के बराबर ना भी हो, ठीक है। अब मैं इन दोनों को बताऊं कि ये दोनों का मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अब हमसे जो पूछा था, एक तो स्टेटमेंट ये पूछी थी, तो एक स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई। एक स्टेटमेंट ये पूछी थी हमसे कि नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। अब उस स्टेटमेंट को हम देखते हैं, उस स्टेटमेंट के लिए क्या होना जरूरी है, उस स्टेटमेंट के लिए ये होना जरूरी है, ठीक है। तो ये केस क्या हो सकता है, तो हम देखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे मैंने किया हुआ ये, ओके। तो व्हेन क्यू इज इक्वल टू एम हो, अब क्यू क्या है और एम क्या है, एम इज़ द नंबर ऑफ रोज इन ए, तो ये तो ए में ए का पार्ट नंबर ऑफ रोज है और ये बी का नंबर ऑफ कॉलम है ना। तो ये अगर बराबर होंगे तो क्या कोई एग्जाम्पल हो सकता है, हाँ। तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है कि एक मैट्रिक्स ले ली ए जिसके अंदर m बाई एन होता है ना, तो 3/1 ले लिया, यानी m को मैंने ले लिया यहाँ पर 3, तो नंबर ऑफ रोज इन ए हो गए 3, और b को मैंने ले लिया 1/3, ठीक है। तो 1 1 सेम है ना, डिफाइन हो जाएंगे। तो इसके अंदर कॉलम मैंने 3 लिए, ठीक है ना। ए के अंदर रोज मैंने 3 लिया, कॉलम के अंदर मैंने बी के अंदर मैंने कॉलम 3 लिया, डिफाइन भी हो रहा है, और आपके पास जो ए बी आएगा ओवरऑल उसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर तब भी यही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करते हैं तो ये उलट जाएगा, ये 3/1 हो जाएगा और ये भी ये 1/3 हो जाएगा। तो अब 1 और 1 बीच के सेम होने चाहिए, वो सेम है, डिफाइन हो जाएगा, और ओवरऑल जो ऑर्डर है वो 3/3 हो गया। तो ये देखिए आपका जो कंडीशन थी वो अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। केस जो था वो हमारा सेटिस्फाई हो गया, यानी हमारी जो स्टेटमेंट थी वो ट्रू हो गई है, ठीक है। नहीं, जो आंसर होगा हमारा उसका ट्रू होगा, लेकिन वो हमेशा ऐसा केस होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया, इसके लिए हमने इसको ट्रू बोल दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों डिफरेंट हों। जैसे मैंने अब एक मैट्रिक्स ली ए जिसका ऑर्डर लिया मैंने 3/2, एक बी मैट्रिक्स ली इसका ऑर्डर लिया मैंने 2/1, तो 2 2 तो सेम है यहाँ पर, तो ओवरऑल इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/1 ये होता है ऑर्डर, है ना, इसका रोज और इसकी कॉलम, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर ये आ गया। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा 1/3। अच्छा, दूसरा राइट हैंड साइड पर B' लेना था हमें, तो इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे 1/2, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे 2/3, ये 2 2 सेम हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा 1/3। तो अब भी देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है ना, लेकिन नंबर ऑफ रोज इन ए इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, तो ये भी केस आता है। लेकिन हमें एक एग्जांपल देना था, यानी वो स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है, तो हमने इसका एक एग्जांपल ये दे दिया है, ओके। तो ये जो है हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस योर क्वेश्चन नंबर 96 का जो आंसर होगा दैट इज़ ट्रू, ओके। चलिए अब देखते हैं हम 97। इसमें कहता है कि इफ़ ए बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें दिया हुआ है। ऑलवेज इम्प्लाइज, यानी हमेशा इसका मतलब ये होगा कि बी और सी बराबर, तो हमेशा इसका मतलब ये नहीं होगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, ठीक है। मैं आप इसको करके भी दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो बी हमेशा सी के बराबर होगा। तो बहुत सिंपली मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पर देखिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 97। तो 97 का देखो आप, हमें दिया हुआ है कि ए बी, है ना, इज इक्वल टू ए सी, और वो कह रहा है कि ये इम्प्लाइज करता है कि बी जो है वो सी के बराबर हो, बी जो है वो सी के बराबर होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए इसका जो मतलब है वो ये निकल कर आता है कि ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ ए कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ज़रूरी थोड़ी है, अब देखिए ये स्टेटमेंट कब आएगी, यहाँ पर दो केस बनते हैं, या तो आपका ए 0 हो सकता है या आपका बी माइनस सी भी 0 हो सकता है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा यही 0 होगा, ये भी तो 0 हो सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है ना, ए कैन बी 0 और बी माइनस सी का, अगर ये 0 होगा देन बी इज इक्वल टू सी के बराबर होगा, ठीक है ना, और ये 0 होगा तो नहीं ए भी 0 हो सकता। अगर ये 0 है तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। तो नॉट ऑलवेज,
तो इसके क्या होगा, ये इम्प्लाइज नहीं करेगा। नॉट ऑलवेज का मतलब होता है नॉट इम्प्लाइज, है ना। तो ये स्टेटमेंट जो होगी वो फॉल्स होगी, यानी बी सी ही के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो जीरो मैट्रिक्स हो और दोनों मल्टीप्लाई हो, ए बी वो भी ज़ीरो आ जाए, और ए सी मल्टीप्लाई हो वो भी ज़ीरो आ जाए। तो दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं आपके। अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 98, ये रहा। वो कह रहा है कि ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर द सेम ऑर्डर। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो आप देख पाएंगे, निकाल भी सकते हैं। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो ए का ट्रांसपोज है ना, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो ए हो जाएगा, और तो वापस वही आ जाएगा घूमकर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ठीक है। अब एक दो मैट्रिक्स दी हुई हैं आपको, इसमें कहा है कि ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है, और दोनों जो हैं एंड इक्वल भी हैं। तो इसको तो हमें चेक करना पड़ेगा। पहले तो ये भी देखेंगे कि डिफाइन है या नहीं है, यही बताना पड़ेगा, और फिर इनका मल्टीप्लिकेशन भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पहले क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 99। इसमें ए बी को हमने लिखा ए और बी, तो इसका ऑर्डर आ रहा 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। ओके, तो ये जो नंबर है यहाँ पर, इसके कॉलम जो हैं वो इसके रो के बराबर होनी चाहिए। तो 3 है, तो इसलिए डिफाइन है, और हमने डिफाइन करके मैंने इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी किया है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद रो बाय कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका मैट्रिक्स आएगी ए बी की, वो ये मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। अब बी ए को देखते हैं, तो बी ए को देखेंगे तो इसका जो ऑर्डर है दैट ऑर्डर इज़ 3/2। ओके, और इसका ऑर्डर जो है वह है आपका दिस इज़ 2/3, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर ये 2 और इसके अंदर ये 2 ये सेम है ना, इक्वल है, तो इसलिए डिफाइन हुआ, और डिफाइन हुआ तो हम इसको मल्टीप्लाई भी कर पाए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो आंसर आया बी ए का, वो ये आया। तो हमें कहा गया था कि ये दोनों बराबर भी हैं, ठीक है ना, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ए बी जो है ना, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। तो आप इसका आंसर कर सकते हैं आप ईजिली, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, यानी ये डिफाइन तो है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो ये जो होगा इसका आंसर वो होगा फॉल्स, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 100। इफ़ ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जी हाँ, ये तो आप सिंपली कर देख सकते हैं, क्योंकि इसको आपको 2 बार ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं इसको भी कर दिखा देता हूँ। इसको अगर ए स्क्वायर के बारे में पूछा है, अगर ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 100। तो ए स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है कि ए ट्रांसपोज क्या आएगा, -a आएगा। तो ए जो है, ए अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो ए स्क्वायर को अगर हमें चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक, तो उसका ट्रांसपोज हमें लेना पड़ेगा। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ट्रांसपोज को अंदर लिख सकते हैं, पावर को बाहर लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें मालूम होना चाहिए, यानी कि ए ट्रांसपोज है ना, और ऊपर पावर n है, तो ये हो जाता है a की पावर n एंड देन ट्रांसपोज। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, और इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। अब a ट्रांसपोज जो होता है वो, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आएगा -a का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो यानी a स्क्वायर का आपने ट्रांसपोज लिया तो a स्क्वायर ही आया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। कैसा हो गया, सिमेट्रिक, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में, तो हमसे पूछा है यहाँ पर कि a इज स्क्यू सिमेट्रिक देन a इज स्क्वायर इज सिमेट्रिक, तो ये क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैट्रिसेस का। इसमें आपको लिखा है कि ए बी का इन्वर्स जो है वो होता है आपका ए इन्वर्स बी इन्वर्स। अच्छा, लेकिन हम जानते हैं कि ए बी का इन्वर्स का जो फॉर्मूला है वो होता है बी इन्वर्स माइनस ए इन्वर्स, लेकिन हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, है ना, सेटिस्फाइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यानी हमें ये दिया हुआ है कि ए बी जो है ना इज इक्वल टू बी ए है। अगर ये कंडीशन है तो हम ए बी इन्वर्स को ए इन्वर्स बी इन्वर्स लिख सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। अच्छा, ए बी इन्वर्स है ना, ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, मैं यहीं पर कर देता हूँ। तो अब ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, तो आप लिख दीजिए बी ए इन्वर्स, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका बी, अब इसको रिवर्स करके लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स, है ना, और बी इन्वर्स, तो ये आ गया आपका, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी ये जो स्टेटमेंट हो गई इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इस तरह से हमारी देखिए मैट्रिसेस की पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। 101 क्वेश्चन थे इसके अंदर, सभी तरह के क्वेश्चन आपने किए।
और मैंने आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। तो आगे की और जो है हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स, उसका भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं बनाता रहूं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अपने फ्रेंड्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और मुझे बनाने का एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।